हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा एक नया टॉपिक है श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम इसको कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं। यदि आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो यहाँ से आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। यह आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, जैसे कि आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, सभी के लिए उपयोगी होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आइए देखते हैं किस प्रकार से हमारा श्वसन तंत्र कार्य करता है। अब हम श्वसन तंत्र को समझते हैं यह किस प्रकार से कार्य करता है। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा खाए गए भोजन का ऑक्सीडेशन करके यानी कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमने पाचन तंत्र में देखा कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का सरल अणुओं में यानी कि ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, जिससे कि हमारी कोशिका को एनर्जी प्राप्त होती है। यह ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा प्रदान करता है। हमने देखा कि पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट यानी कि एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल अणु में जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ दहन होता है, उससे परिणाम स्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। इस प्रोसेस में जो कि ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना भी शामिल होता है। ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक पहुंच पाता है। श्वसन तंत्र के निम्नलिखित भाग को हम जान लेते हैं। पहला है आपका नेजल पासेज, जिसे नासिका मार्ग कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है सूंघने से संबंधित और यह श्वसन नाल के द्वार का भी काम करता है। अगला है आपका ओरल कैविटी, जिसे मुख गुहा कहते हैं। यह भोजन के ग्रहण का काम करता है। उसके बाद है आपका फेरेंक्स, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी जो है कि यह श्वसन मार्ग तथा मुख गुहा का कॉमन भाग होता है। अब हम एपिग्लोटिस को देख लेते हैं। यह स्वरयंत्र के प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती के समान कपाट होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम भोजन निगलते हैं तो यह ग्लॉटिस द्वार बंद कर देते हैं, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करने के समय बातें नहीं करना चाहिए। इसके आगे आपका स्वर यंत्र, जिसे लैरिंक्स कहते हैं। इसका काम है ध्वनि का उत्पादन करना। उसके बाद है आपका अगला भाग ट्रैकिया। यह मुख्य श्वास मार्ग है। ट्रैकिया आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, और ये ब्रोंकाई आगे चल के कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकियोल कहते हैं। और उन्हीं के साथ वायु की छोटी छोटी कुपिकाएँ जुड़ी होती है, जिसे हम एल्वोली कहते हैं। उसके बाद आपको पता है कि मानव शरीर में दो लंग होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा से थोड़ा बड़ा होता है। इन सभी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र के हम नाक या नसिका मार्ग को देखते हैं। इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। इसके भीतर छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल कणों को रोक लेते हैं। नेजल पासेज में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो लगभग आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन निकालता है। यह धूल कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों को शरीर में अंदर प्रवेश करने से रोकती है। यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर बनाती है। अब हम इसे वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम नेजल कैविटी से वायु को अंदर प्रवेश कराते हैं तो यह फेरेंक्स से होते हुए लैरिंक्स में पहुंचती है। इसके बाद ट्रेकिया के माध्यम से होते हुए फेफड़ा में पहुंचती है। अब हम फेरेंक्स यानी ग्रसनी को देखते हैं। फेरेंक्स जो कि ग्रसनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी भाग होता है। उसके बाद आपका आता है स्वर यंत्र, जिसे लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स श्वसन मार्ग का वह भाग है जो फेरिंक्स तथा ग्रसनी को जोड़ता है। लैरिंक्स का काम जो साउंड प्रोड्यूस करना है। लैरिंक्स के प्रवेश द्वार पर एक ढक्कन होता है, जिसे वाल्व होता है, उसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। जब भी कुछ निकलना होता है तो यह एपिग्लोटिस ट्रेकिया द्वार को बंद कर देता है, जिससे फूड ट्रेकिया में प्रवेश नहीं कर पाता। इसी वजह से कहा जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि किसी प्रकार से फूड हमारी ट्रैकिया में चली जाती है तो
उसके वजह से खांसी आने की संभावना रहती है। इसी वजह से कहा जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अब आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि लैरिंक्स के प्रवेश द्वार पर एक ढक्कन के समान वाल्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा एपिग्लोटिस। याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और यह भी याद रखिएगा कि फेरिंग्स तथा ट्रेकिया के जोड़ने वाले भाग को स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तक हमने यह जाना कि किस प्रकार से जब हम श्वास लेते हैं तो वायु हमारी नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में जाती है, उसके बाद लैरिंक्स में जाती है जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं, यानी कि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद वायु हमारी ट्रेकिया से होते हुए हमारे फेफड़े तक पहुँचती है। अब हम लैरिंक्स यानी स्वर यंत्र को डिटेल में समझते हैं। पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के विकास के साथ साथ ध्वनि यंत्र के चारों ओर एक विशेष संरचना का निर्माण होता है जिसे एडम एप्पल कहते हैं। इसके कारण स्वर यंत्र का आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण पुरुषों की आवाज़ निम्न तारत अर्थात लो पिच यानी कि मोटी होती है। यही देखें तो महिलाओं में इस संरचना का विकास नहीं होता, जिसकी वजह से स्वर यंत्र का आकार छोटा होता है। इसलिए उच्च तारत यानी हाई पिच वाली आवाज़ उत्पन्न होती है, जो कि महिलाओं की आवाज़ सुनने में मधुर एवं पतली होती है। अब हम महिलाओं तथा पुरुषों के वोकल कॉर्ड की लंबाई के बारे में जानते हैं। जो पुरुष का वोकल कॉर्ड की लंबाई होती है वह लगभग 20 मिलीमीटर होती है। वहीं देखें तो महिलाओं की वोकल कॉर्ड की लंबाई 15 मिलीमीटर तक होती है। अब हम श्वसन तंत्र के भाग ट्रेकिया को समझते हैं। ट्रेकिया द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाती है। ट्रेकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ट्रेकिया के ऊपर 16 से 20 सी आकार के बने कार्टिलेज के रिंग होते हैं जिसका काम ट्रेकिया को सिकुड़ने तथा चिपकने से बचाने का होता है। आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से ट्रेकिया के ऊपर 16 से 20 सी शेप के कार्टिलेज बने होते हैं और उनको सिकुड़ने से बचाने का काम करते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से ट्रेकिया द्वारा वायु फेफड़े के अंदर जाती है। ट्रेकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं और ट्रेकिया के ऊपर 16 से 20 सी शेप के कार्टिलेज के बने रिंग होते हैं जो कि ट्रेकिया को सिकुड़ने से या चिपकने से बचाने का काम करती है। चलते हैं, हम आगे देखते हैं। अब हम श्वसन तंत्र के मुख्य भाग लंग यानी फेफड़ों को देखते हैं। मानव का मुख्य श्वसन अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। दाएं फेफड़े में 3 पालियां होती है और बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती है। ब्रोंकाई आगे चलकर कई शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे ब्रोंकियोल कहते हैं। इस प्रकार आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है कि फेफड़ा का कौन सा भाग बड़ा होता है, दायां या बायां। तो याद रखिएगा फेफड़े का दायां भाग बड़ा होता है। और आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि फेफड़े जो दाएं फेफड़ा है और बाएं फेफड़ा है कितनी कितनी पालियों में बटा है। तो याद रखिएगा जो दाएं फेफड़ा है वह 3 पालियों में बटा है तथा बायां फेफड़ा आपका 2 पालियों में बटा हुआ है। और जो आपका प्लूरल मेम्ब्रेन होता है यह आपके फेफड़े को चोट से बचाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अब हम कुपिका के बारे में जानते हैं। हमने पढ़ा कि ट्रेकिया आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं और ब्रोंकाई चल के आगे कई शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल के सिरे पर अंगूर जैसे गोल संरचनाएं पाई जाती है जिसे एल्वियोली यानी कुपिका कहते हैं। एल्वियोली पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। यहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ से ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से कुपिका के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे जो गैसों का एक्सचेंज होता है वह विसरण माध्यम से होता है। जैसे आपकी कोशिकाओं में जैसे ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो कुपिका द्वारा ऑक्सीजन आपके रक्त में चला जाता है तथा वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कुपिका के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार कुपिकाओं से गैसों का एक्सचेंज होता है।
अब श्वसन तंत्र के अन्य भाग डायफ्राम के बारे में जानते हैं। डायफ्राम फेफड़ों को आधार प्रदान करती है। डायफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही वायु फेफड़े के अंदर बाहर होती है। यदि डायफ्राम ऊपर जाता है तो वायु फेफड़े के बाहर जाती है, और डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो वायु फेफड़े के अंदर आती है। इसको हम वीडियो के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से डायफ्राम ऊपर नीचे मूव करता है। यदि डायफ्राम ऊपर जाता है तो वायु फेफड़े से बाहर जाती है, और डायफ्राम नीचे मूव करता है तो वायु फेफड़े के अंदर आती है। इस प्रकार से हमने इसको समझ लिया। आशा करता हूँ कि आपको डायफ्राम समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अब हम श्वसन तंत्र की प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। कितने प्रक्रिया में श्वसन क्रिया होती है। पहला है बाह्य श्वसन, दूसरा है गैसों का शरीर में परिवहन, और तीसरा है आंतरिक श्वसन जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब चलते हैं आगे, समझते हैं किस प्रकार से ये श्वसन होता है। बाह्य श्वसन के बारे में समझते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म तथा इन्वायरमेंट के बीच जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है उसे ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें ब्रीदिंग शामिल है। ब्रीदिंग मतलब कि सांस लेना, और ब्रीद आउट मतलब सांस छोड़ना। ये दोनों बाह्य श्वसन के अंतर्गत आते हैं। हम पहले ब्रीदिंग यानी इंस्पायरेशन के बारे में समझते हैं। इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं फेफड़े में एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है, जिससे वायु वातावरण से फेफड़े में प्रवेश करती है। जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर एवं बाहर बराबर न हो जाए। अब हम ब्रीद आउट के बारे में यानी कि एक्सपायरेशन के बारे में समझते हैं, जिसे हम उच्च श्वसन कहते हैं। इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश करती है। अब हम बाह्य श्वसन को और डिटेल में समझते हैं। आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थित होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम सांस लेते हैं ये सारी गैसें भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो नाइट्रोजन हमारे शरीर में 78.09% तथा ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस स्थिति में नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4% बाहर निकलती है। क्योंकि नाइट्रोजन इसलिए क्यों निकलती है, क्योंकि नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडेशन करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और आपको पता है कि सांस द्वारा लगभग प्रतिदिन 400 ml पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। अब हम गैसों का शरीर में परिवहन को समझते हैं, यानी कि गैस एक्सचेंज को समझते हैं। आपको पता है कि हमारे कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता होती है, और यह एनर्जी हमारी कोशिका को एटीपी के रूप में मिलती है। और यह एटीपी कैसे प्राप्त होता है, जब हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, और उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ दहन होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम समझते हैं किस प्रकार से गैसों का परिवहन होता है। ऑक्सीजन का फेफड़ों से यानी कि लंग से शरीर के सभी कोशिका तक पहुंचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों यानी लंग तक पुनः वापस आने के प्रोसेस को गैसों का शरीर में परिवहन कहते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। गैसों के एक्सचेंज को यानी कि गैसों का शरीर में परिवहन को आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गैसों का हमारे शरीर में एक्सचेंज हो रहा है। फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। इन दोनों गैसों की विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कोशिका से फेफड़ों तक 3 प्रकार से होता है।
इसमें हीमोग्लोबिन के द्वारा 10 से 20%, प्लाज्मा के द्वारा 7% और बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग परिवहन होता है। वह रुधिर में पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। फेफड़े में होने वाले गैसीय विनिमय यानी कि गैसों के एक्सचेंज को बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें जब रुधिर कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन मुक्त होता है एवं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमारे कोशिका को एनर्जी प्राप्त होती है। अब आप यहाँ से इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आप जब श्वास छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो याद रखिएगा जब भी आप सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा 17% होती है, और यदि आपसे पूछे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है तो याद रखिएगा 4% होती है। अब हम आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, जिसे इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, उसको समझते हैं। भोजन के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है जो ब्लड के सहायता से कोशिका यानी कि सेल तक पहुंचता है। इस ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है। इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह 2 प्रकार से होता है। पहला है अनाक्षिक श्वसन, जिसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा है अक्षिक श्वसन, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अनाक्षिक श्वसन में यानी कि इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है और अक्षिक श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अब हम ऑक्सीय श्वसन और अनाक्षिय श्वसन को समझ लेते हैं। ऑक्सीय श्वसन में जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सीय श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा और 36 + 2 ATP प्राप्त होती है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ऊर्जा की करेंसी किसे कहते हैं, तो ऊर्जा की करेंसी हम ATP कहते हैं। ATP का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट। अब हम आगे समझते हैं ऑक्सीय श्वसन कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी तरह से होता है। जैसे में आपका एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, बर्ड्स हो गया इत्यादि। अब हम अनाक्षिक श्वसन को समझ लेते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम अनाक्षिक श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में जो आपका ग्लूकोज होता है वह लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका जल और ऊर्जा के 2 ATP प्राप्त होता है। अनाक्षिक श्वसन में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में एथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। इसे शर्करा किण्वन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अनाक्षिक श्वसन साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। उदाहरण के रूप में यह कीटों में होता है, सूक्ष्म जीवों में होता है, बैक्टीरिया में होता है और किण्वन में भी होता है। अनाक्षिक श्वसन को और अच्छे से समझते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्षिक श्वसन कहते हैं। अनाक्षिक श्वसन कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। यह ग्लूकोज पार्विक एसिड प्लस 2 ATP बनाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मसल में लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि अनाक्षिक श्वसन के उदाहरण बताइए। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया हो गया, सूक्ष्मजीव हो गया, कीट हो गया, किण्वन हो गया और आपका मसल्स में अनाक्षिक श्वसन होता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि अंगूर से जो शराब बनता है वह किसका उदाहरण है, ऑक्सीय श्वसन का या अनाक्षिक श्वसन का। तो याद रखिएगा अनाक्षिक श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अंगूर से शराब बनाया जाता है और इस विधि को हम किण्वन कहते हैं। ऑक्सीय श्वसन
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा प्राप्त होता है, जिसमें कि आपका 36 + 2 ATP प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को 2 साइकिल के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स चक्र। पहला है ग्लाइकोलिसिस। इसमें ग्लूकोज पार्विक एसिड के 2 अणु प्लस 2 ATP प्राप्त करता है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है और क्रेब्स साइकिल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। अब हम क्रेब्स साइकिल को समझते हैं। यह सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लाइकोलिसिस के द्वारा बने पदार्थ पार्विक अम्ल पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। इसमें पार्विक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एनर्जी प्रदान करता है। एक पार्विक एसिड 18 ATP एनर्जी प्रदान करता है, यानी कि ग्लूकोज आपका 2 पार्विक एसिड प्लस 2 ATP प्रदान करता है। इस आधार पे 2 × 18 ATP प्लस 2 ATP आपका हो गया 36 ATP प्लस 2 ATP, टोटल 38 ATP एनर्जी प्राप्त होती है। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपका है विभिन्न प्रकार के जीवों में श्वसन। आपका अमीबा, पैरामीशियम जो कि शरीर की समान सतह से श्वसन करते हैं। कीट श्वास नली के द्वारा श्वसन करते हैं। मछली गलफड़ा के द्वारा श्वसन करते हैं, जिसे गिल कहते हैं। और मेढक त्वचा द्वारा श्वसन करता है। उभयचर, सरीसृप और पक्षी ये सब फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इन सबसे प्रश्न बनते हैं। और एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, यदि आपसे एग्जाम पूछें कि आपके फेफड़े की क्षमता कितनी होती है, जो कि कितना वो गैस को रख सकता है, तो याद रखिएगा 5 लीटर। ठीक है दोस्तों, हमने श्वसन तंत्र कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेट की तरफ, देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, स्तनधारियों में श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? तो इसको याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े से होता है। दोस्तों, बीमारी संबंधी इसका हम अलग से चैप्टर देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऑक्सीश्वसन क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? तो इसको याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपसे क्वेश्चन बन रहा होगा। आप क्वेश्चन आंसर लगाइएगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, फेफड़ा, हृदय, श्वास नली। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? तो याद रखिएगा, हमने बताया था कि दायां फेफड़ा 3 पिंड में और बायां फेफड़ा 2 पिंड में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन बन रहा होगा। इसी प्रकार से एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप एक बार वीडियो कंप्लीट कीजिए और आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।